सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 30 का पार्ट नंबर 31 डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो जीके सेक्शन है वहाँ से शुरू किया है। वैसे आपको पता है कि हम 30 या 7 या 8 टेस्ट में से सिर्फ एक ही आपको लेके आता है, जिसमें आपको जीके के सेक्शन के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बाकी आपको पता है कि वह सिविल के ही क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्वान था। कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरण का जो विद्वान था वो कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। संस्कृत का जो प्रथम व्याकरण विद्वान था वो पाणिनि था। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इनके जन्म की अगर आप बात करेंगे तो वो गांधार में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो संस्कृत व्याकरण पर बेस्ड थी। तो वो थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी बुक्स वो किसने लिखी थी, तो इन्होंने ही लिखी थी। आपको ये क्वेश्चन पता होगा। लेकिन देखिए, क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। कौन सा सिख गुरु था जिसने अमृतसर जो है शहर है, इतना बड़ा पंजाब में है, उसकी आधारशिला रखी थी। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसने रखी थी। तो वो थे गुरु रामदास ने। गुरु रामदास जो है, इन्होंने अमृतसर की नींव या फिर आधारशिला रखी थी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। इन 4 में से महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया है, आपको ये बताना है। तो महात्मा गांधी जो भारी उद्योग से उनका समर्थन नहीं किया था, बाकी इन सभी का उन्होंने समर्थन किया था। तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब कई स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि भारी उद्योग होता क्या है भाई। महात्मा गांधी इसका समर्थन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जो भारी उद्योग थे उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होती थी। तो मशीनों से उनको ऐसा लगता है कि भाई जो आदमी होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि सारा काम तो मशीन कर लेगी, तो आदमी जो होंगे वो बेकार हो जाएंगे, तो बेरोजगार होंगे। तो ये बेरोजगारी को बढ़ावा देती है भारी उद्योग जो है, तो इसलिए वो समर्थक नहीं थे। बाकी इन तीनों के वो समर्थक थे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अभी कौन से हैं, राष्ट्रपति कोविंद हैं। जब भी आप राज्यसभा की बात करेंगे तो उसमें जो राष्ट्रपति होता है, टोटल जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं। अब जो राष्ट्रपति जो चयन करता है तो वो 12 सदस्य को करता है। 12 जो मेंबर होते हैं उनको करता है। तो ये आर्टिकल 80 में आते हैं। आर्टिकल जो है 80 जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि भाई 12 जो मेंबर है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, किसका करता है, तो प्रगति एंड गतिशीलता का। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, मूल्यवर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है। मूल्यवर्धित जो कर होता है वो किस पर लागू किया जाता है। तो ये मूल्यवर्धित जो कर होता है इसको आप बैट भी बोल सकते हैं। तो बैट जो होता है ये जो वस्तुएं होती है और जो सेवाएं देता है उनके ऊपर लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो ये बैट या मूल्यवर्धित जो कर होता है ये जो उपभोक्ता होता है वो वही जो होता है पे करता है। उपभोक्ता जो होता है वही पे करता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। इन 4 में से किसको विश्व बैंक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक किसको कहा जाता है। तो विश्व बैंक जो है इसके अगर आप मुख्यालय की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय है। इसका जो मेन उद्देश्य है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एंड विकास का कार्य करता है ये। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। उसको देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है। ए गंगा, कावेरी, सतलुज या फिर ब्रह्मपुत्र, किस नदी पर बनाई गई है।
भाखड़ा नंगल परियोजना की अगर आप बात करेंगे तो ये पंजाब राज्य में है और ये सतलुज नदी जो है उस पर बनाई गई है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमने जीके के थोड़े ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, 10 या 11 हैं। अगला देखिए, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा देश जो है वो गेहूं, आपको पता है गेहूं तो सभी खाते हैं भाई, तो कौन सा देश है वो? तो सबसे बड़ा जो है वो चीन है। चीन चीन जो है 131.69 मैट्रिक टन जो है इसका उत्पादन करता है। ये 2020 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। उसके बाद जो आता है भारत आता है। यहाँ पे भारत ऑप्शन में नहीं है, तो भारत जो है 93.50 हजार मैट्रिक टन है। उसके बाद आता है रूस। रूस भी यहाँ पे नहीं दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। फिर चौथे नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो है इसका 62 पॉइंट समथिंग है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। दूसरे नंबर पे भारत आता है, पहले नंबर पे चीन आता है। अगला देखिए, जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? जियोलाइट आपको पता है कि भाई ये हम वाटर सप्लाई में हमने नाम सुना है कि जियोलाइट क्या है, लेकिन ये जियोलाइट कुछ अलग तरह की है। जियोलाइट एक प्रकार की एक धातु होती है, मेटल होती है, आपको पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हाइड्रोटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है ये जियोलाइट जो है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, आपको ये बताना है। यहाँ पे बर्फ़ है हमारे पास, एसीटोन है, पानी है, एथिलीन है, किसकी होती है सबसे ज़्यादा? अब देखिए आपको सभी के बारे में पता होना ज़रूरी है, तो मैं आपको यहाँ पे सभी की बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बर्फ़ दिया है, तो बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। उसके बाद टोन दिया गया, एसीटोन दिया गया है, तो हमारे पास 0.7849 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सभी की ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी। उसके बाद पानी की अगर आप बात करेंगे तो 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद एथिलीन जो होता है इसकी अगर आप बात करेंगे तो 0.20 के बाद 17 ग्राम पर सेंटीमीटर, इनके सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो वो आप देख सकते हैं कि वही पानी की होती है, क्योंकि पानी की 0.99, यहाँ पे देखिए बर्फ की 0.91 है, यहाँ पे 9 बड़ा है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई किसकी कितनी डेंसिटी होती है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट द सॉइल सैंपल इज हीटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पर आप हीट ही करते हैं सॉइल के सैंपल को? सो जब भी आप वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल का डिटरमाइन करेंगे तो हीटर फॉर ए पीरियड ऑफ 24 घंटे के लिए आप हीटर करते हैं। टेम्परेचर जो रहता है वो 100 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस का रहता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल सैंपल इज 40%। लिक्विड लिमिट कितनी है हमारे पास? 40% है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 12% है। देन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज, सॉइल जो होता है आप उसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो सॉइल जो होता है उसको आप कोहेजनलेस सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी में कंसिडर कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया कि भाई कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप बाय, किसके द्वारा इसका विकास किया गया था? किसके द्वारा इसका विकास किया गया था? सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो डी नहीं रहेगा, इसका आंसर बी होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। यही बिल्कुल सही आंसर है। आप बेशक फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिसिटी चार्ट में दिया होता है कि भाई 35 50 इस तरह से दिया होता है, तो आप वहाँ पर जाकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। कैसा ग्रैंडे इसको आप बोलते हैं, इसके द्वारा ही इसका विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल टेक्स प्लेस थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नाउन एज, उसको आप
क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमारा आंसर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सब ग्रेड एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्स विद क्ले और सैंडी सॉइल के लिए? सैंडी सॉइल के लिए कौन सा होता है? शीफुट रोलर ही होता है। शीफुट रोलर सैंडी सॉइल के लिए यूज किया जाता है प्रूफ रोलिंग सब ग्रेड के लिए। अगला देखिए, टर्ज़ांगी कंसोलिडेशन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू वन डिमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट। टर्ज़ांगी कंसोलिडेशन थ्योरी जो होती है वो एप्लीकेबल होती है वन डिमेंशनल कंसोलिडेशन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? फॉर वन डिमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट फॉर स्मॉल लोड जो रेशियो होता है उसके लिए डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द सॉइल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट फुली कंसोलिडेटेड अंडर एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर? एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर जो होता है उसके अकॉर्डिंग नॉट फुली कंसोलिडेट, तो वो कौन सी होती है? तो वो अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल होता है। जो भाई फुली कंसोलिडेट नहीं है तो अंडर में ही आएगा, फुली नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द आउटर्न ऑफ लेबर इन डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ विद इन ए लेड ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर लेड्स के लिए जो लेबर का आउटर्न होता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ के लिए वो कितना होता है? तो वो 2.83 क्यूब मीटर होता है पर डे के लिए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आउटर्न ऑफ द मशीन फॉर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए आउटर्न जो होता है वो कितना होता है रेनफोर्स के लिए? क्या आंसर रहेगा रेनफोर्स के लिए? देखिए, जब भी अगर आप पीसीसी की बात करेंगे तो उस केसेस में आपका 5 क्यूबिक मीटर होता है, लेकिन जब भी आप आरसीसी की बात करेंगे तो उसके लिए 3 क्यूबिक मीटर हमारा आंसर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए भाई, पीसीसी के लिए कितना होता है आउटर्न पर मैसन पर डे के लिए, एंड आरसीसी के लिए कितना होता है। हमसे आरसीसी के लिए पूछा गया तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगर पीसीसी के लिए पूछता, यहाँ पे रेनफोर्स नहीं होता, तो हमारा आंसर 5 क्यूबिक मीटर होना था उस केसेस में। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ मैनी सीमेंट बैग आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 क्यूबिक मीटर वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन। हमारे पास रेशो भी दिया गया है, ये M10 का रेशो है। तो भैया आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए ड्राई मोटार जो होता है 1.54 लगता है। 10 मीटर के लिए पूछ 10 क्यूबिक मीटर के लिए पूछे तो हम मल्टीप्लाई करने का 10 से, तो 15.4 हमारे पास ये ड्राई मोटार आ गया। अब हम यहाँ पे सीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सीमेंट आपको पता है कि 1 लगता है, तो यहाँ पे 1 वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत, अगर कर देना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सम ऑफ रेशो 3 6 9 10 हो गया। अगर आपको सीमेंट की वैल्यू बैग यहाँ पे बैग में दी गई है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 28.8 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 44 समथिंग आएगा, तो 45 के नियर बाय हम इसको आंसर मान सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बेशक इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखिए, व्हेन कंपेयर्ड विद ओपन केजन को आप कंपेयर करते हैं फ्लोटिंग केजन से, जनरली डैश, तो जनरली डैश क्या होता है वो हमें ये बताना है। ओपन केजन फ्लोटिंग केजन जो होता है उनमें क्या है? तो उनमें यह है कि आर लेस एक्सपेंसिव, सी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। भाई ये केजन, अब यहाँ पे वर्ड आ गया कि केजन क्या होता है, तो केजन के बारे में आपको पता होना चाहिए केजन होता क्या है। केजन जो होता है एक लकड़ी का हो सकता है, या फिर ईंट का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, चिनाई का, या फिर स्टील का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी बना हुआ एक बॉक्स टाइप का होता है, जो कि वाटर रेजिस्टेंस होता है। वाटर को रोकने के लिए ये जो ब्रिज आप बनाते हैं, पुल वगैरह बनाते हैं, तो उसकी जो फाउंडेशन होती है
उस टाइम जब आप एक्सकवेशन करते हैं उस टाइम पे ये बनाया जाता है। तो ये जो ओपन केजिंग से अगर फ्लोट केजिंग को कंपैरिजन करेंगे तो फ्लोटिंग जो केजिंग होती है इसको आप बॉक्स केजिंग भी बोल सकते हैं जो फ्लोटिंग केजिंग होती है। तो ये लेस एक्सपेंसिव होती है, कम महंगी होती है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द राइज ऑफ वाटर टेबल अप टू द ग्राउंड सरफेस इन केस विल रिड्यूस द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बाय अप्रोक्सीमेट हाउ मच। अगर जो वाटर टेबल है वो बढ़ेगा अप टू द ग्राउंड सरफेस इन केस डैश, इन केस। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अजीब जैसा बनाया गया है। हम क्वेश्चन ठीक ही है, बोला कि ग्राउंड सरफेस के केस में विल रिड्यूस द अल्टीमेट कैपेसिटी बाय अप्रोक्सीमेट। अगर पानी का जो पानी है वो ग्राउंड लेवल तक अगर बढ़ता है तो उससे क्या अल्टीमेट कैपेसिटी जो होती है, बेरिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस होती है। बोल रहा है कि कितने परसेंट, तो 50% रिड्यूस होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो एट। बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है कहाँ पर, फ्री एंड पर। लेकिन फिक्स एंड की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम होता है। बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है फिक्स एंड पर, लेकिन फ्री पर जीरो होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डैश, क्या होगा, चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड द सपोर्ट फॉर शेयर के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस डायरेक्शन इन कैरिंग लोड इज कॉल्ड एज। एक ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट जो होता है अपना साइन चेंज कर देता है वाइल उसने कुछ लोड कैरी किया होता है, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है। ये सभी को पता है कि भाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए हिंज सपोर्ट इन रियल बीम, ए हिंज सपोर्ट इन ए रियल बीम वो क्या होती है, रिमेन एज हिंज सपोर्ट इन कंजुगेट बीम। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला हम यहाँ पे देखते हैं, द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन ए प्रिज्मेटिक बीम इज गिवन बाय। बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है प्रिज्मेटिक बीम पर वो क्या होता है, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है प्रिज्मेटिक बीम पर वो होता है एम वाई ओवर आई, एम वाई ओवर आई। तो एम वाई ओवर आई ऑप्शन ये आप मान के चलते हैं, यहाँ पे एच की जगह आई होना चाहिए था। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिंपल रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ ऑफसेट आर, व्हेन द नंबर ऑफ ऑफसेट जो होते हैं आर। तो इसके लिए आंसर हमारा डी आंसर हो जाएगा ओड। अगला देखिए, फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग डिटेल सर्वे ऑफ ए हिल रोड। हिल रोड के लिए जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है डिटेल सर्वे आप जब भी करते हैं तो वो कौन सा होता है, तो फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क। सबसे पहले आप बेंचमार्क को ही फिक्स करते हैं चाहे कोई भी जगह हो। अगला देखिए, 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय। 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है किसके द्वारा सॉल्व की जाती है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है इन सभी के द्वारा ही सॉल्व की जाती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 30 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।